नमस्कार। आर्थिक ज्ञान में पुनः आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत में आर्थिक सुधारों की और उन आर्थिक सुधारों के कारणों की तथा उसके फलस्वरूप भारत में अपनाई गई नीतियों की। आर्थिक सुधार क्यों लागू हुए इसके बारे में हम विस्तार से पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी एक थोड़ा सा सारांश, एक रिकैप, थोड़ा सा फ्लैशबैक करते हैं। 1951 में जब भारत ने आर्थिक नियोजन को अपनाया तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत आगे बढ़ी और धीरे धीरे भारत का झुकाव समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर रहा। 1980 और 90 के दशक आते आते चूंकि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया गया था और निजी क्षेत्र की भूमिका नियंत्रित थी और इसके अलावा विदेशी व्यापार भारत का कम था और साथ साथ में विदेशी जो निवेशक थे उनको खुले रूप में निवेश करने की या व्यापार करने की भारत में स्वतंत्रता नहीं थी। अनेक कारणों से उस समय 1991 आते आते भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होगी और गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तो इसलिए भारत को उस समय लागू करने पड़े आर्थिक सुधार, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाना की जरूरत हुई, ले जाने की, और इसके फलस्वरूप भारत में आर्थिक सुधार लागू हुए। अब भारत में जो आर्थिक सुधार लागू हुए उसको एलपीजी मॉडल कहा जाता है, अर्थात जो आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के जो मुख्य आधार स्तंभ हैं वो तीन जो मैं मुख्य शब्द बोल रहा हूं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी, इन तीन मुख्य आधार स्तंभों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार लागू किए गए। यानी नई आर्थिक नीति के यही तीन मुख्य बिंदु थे और अब हम जानते हैं इन तीन मुख्य बिंदुओं को विस्तार से। पहला, लिबरलाइजेशन या उदारीकरण। उदारीकरण का जो शाब्दिक अर्थ है उदार होना, यानी नियमों कानूनों में ढील देना, छूट देना, प्रतिबंधों को कम करना, नियंत्रणों को हटाना या कम करना, शिथिल करना। इसकी परिभाषा के रूप में उदारीकरण से तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में लगाए गए नियंत्रणों से मुक्ति, अर्थात सरकार द्वारा निजी व्यापार और उद्योगों पर लगाए गए नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाने से है इसका मतलब, यानी उदारीकरण। तो उदारीकरण को भारत में किस प्रकार से लागू किया गया, कैसे भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया गया और आगे बढ़ाया गया, क्या क्या उपाय किए गए, इस पर चर्चा करते हैं। पहला, उद्योगों को लाइसेंसिंग और पंजीकरण में छूट। पहले भारत में निजी उद्योग खोलने के लिए अनेक प्रकार के नियंत्रण थे और किसी भी उद्योग को खोलने के लिए, उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के अन्य जो औपचारिक नियम कानूनों का पालन करना होता था, यानी उद्योग लगाना आसान काम नहीं था और लगभग सारे ही उद्योगों में पंजीकरण और लाइसेंस लेना होता था। उदारीकरण की नीति को 1991 में जब नई आर्थिक नीति लागू की गई तो उदारीकरण में केवल 6 प्रकार के उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत, यानी अनिवार्यता को रखा गया। बाकी अन्य सभी प्रकार के उद्योग धंधे खोलने के लिए भारत में लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी इनके लिए अब किसी भी प्रकार से लाइसेंस देने की जरूरत नहीं रह गई। बहुत बड़ा कदम था और जिन 6 उद्योगों में लाइसेंस देने की जरूरत रह गई वह 6 उद्योग हैं शराब, सिगरेट, रक्षा सामग्री, औद्योगिक विस्फोटक, खतरनाक रसायन, दवा एवं औषधि। तो ये 6 प्रकार के उद्योग धंधे लगाने के लिए अब लाइसेंसिंग की जरूरत रहेगी। बाकी किसी भी प्रकार के अन्य उद्योग लगाने के लिए भारत में लाइसेंस की जरूरत नहीं रही, यानी इसके फलस्वरूप निजी उद्योग और व्यापार में काफी
शिथिलता या काफी उदारता बरती गई। दूसरा, विस्तार तथा उत्पादन की स्वतंत्रता। किसी उद्योग धंधे यानी कंपनी आदि का विस्तार करना हो, काम धंधे का विस्तार करना हो, तो उसके लिए निजी क्षेत्रों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। नए उद्योग धंधे खोलने के लिए, नए उत्पादन करने के लिए, उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दी गई और यह स्वतंत्रता बाजार मांग के अनुसार पूर्ति के लिए दी गई। अर्थात कोई भी फर्म, कोई भी उत्पादक अपने उत्पादन क्षमता को बाजार मांग के अनुसार बढ़ा सकता है या फिर बाजार मांग के अनुसार नए उद्योग धंधे खोल सकता है ताकि वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके और अपनी उत्पादन से अधिकतम उत्पादन कर सके, लाभ भी कमा सके और साथ साथ नए बाजार में प्रतियोगिता भी उत्पन्न हो सके। तीसरा है एकाधिकार अधिनियम में छूट। पहले एक निश्चित निवेश सीमा के ऊपर बाजार में निजी जो उद्योगों के मालिक थे उनको एक निवेश की निश्चित सीमा के ऊपर निवेश पैसा लगाने की या पूंजी लगाने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो इस निवेश की राशि को समाप्त कर दिया गया। शुरू में 100 करोड़ थी, यानी 100 करोड़ की एक निवेश सीमा थी, तो उसको हटा दिया गया और उससे ऊपर की जो है निवेश की सीमा भी हो सकती थी, यानी उसके ज्यादा भी निवेश किया जा सकता था। तो कुल मिलाकर एकाधिकार जो अधिनियम था उसको लचीला बना दिया गया, उसमें छूट दे दी गई। अब निवेश की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया, यानी कोई भी निवेशक आसानी से अब निवेश कर सकता था। चौथा, लघु उद्योगों की निवेश की सीमा में वृद्धि। लघु उद्योगों में जो निवेश की सीमा थी वह समय समय पर बढ़ाई गई और 1991 में जब आर्थिक सुधार लागू किए गए तो उसके बाद यह सीमा 5 करोड़ तक कर दी गई और समय समय पर उसके बाद भी यह बढ़ाई गई है। तो कुल मिलाकर लघु उद्योगों में भी जो निजी उत्पादक थे, निजी जो उद्योगपति हैं, वह निवेश बढ़ा सकते थे। पांचवा, मशीनरी और कच्चे माल के आयात की स्वतंत्रता। मशीनरी और कच्चा माल जो पूंजीगत पदार्थ हैं, वे पूंजीगत पदार्थ कोई भी उद्योगपति, कोई भी फर्म आसानी से उसको आयात कर सकती थी और वह कीमत को देखकर, गुणवत्ता को देखकर या सुलभता को देखकर विदेशों से उस चीज को या उस मशीनरी को, कच्चे माल को आसानी से आयात कर सकती थी, जिससे कि कम से कम लागत पर वो अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा माल बना सके और बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिक सके, अधिकतम लाभ कमा सके। तो मशीनरी और कच्चे माल की आयात की स्वतंत्रता दी गई। उसके बाद अगला था तकनीक की आयात की स्वतंत्रता। नई तकनीक और नए नवाचार, इन सब से जो उत्पादन होता है वह सरल हो जाता है, कम समय में अधिक उत्पादन होता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी यानी नई तकनीक और प्रौद्योगिकी के लिए जो उद्योग थे उन उद्योगों को स्वतंत्रता दी गई कि वो तकनीक का आयात आसानी से कर सकते हैं। अगला था वित्तीय संस्थाओं को स्वतंत्रता, अर्थात बैंक और अन्य जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनको इस बात की स्वतंत्रता दी गई कि वे बाजार के आधार पर, यानी जो मांग और पूर्ति, जो पूंजी की मांग और पूर्ति होती है उसके आधार पर ब्याज दरों का निर्धारण कर सकें। अर्थात वह किस प्रकार से लोन दें और किस प्रकार से वह पूंजी का एकत्रीकरण करें, यह बैंकों पर छोड़ दिया गया, जिससे कि वह अपने लाभ को बढ़ा सकें, अपने व्यापार को बढ़ा सकें। और इस क्रम में जो रिजर्व बैंक था, रिजर्व बैंक की बैंकों के ऊपर जो नियंत्रण था वो कुछ कम कर दिया गया, जिससे कि बैंक स्वतंत्र रूप से ब्याज दरों का निर्धारण कर सकें। अगला है कर की दरों में कमी। जो उत्पाद शुल्क और अन्य प्रकार के जो शुल्क देश के भीतर थे, ऐसे इस प्रकार के करों में भी कमी की गई और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वह निजी जो उद्योगपति थे, निजी जो
व्यापार करने वाले थे उनको दी गई, जिससे कि वे जो व्यापार या उद्योग में या उत्पादन करने में जो जोखिम होता है उसको सहन कर सकें। तो इसलिए करों में भी और अन्य प्रकार की करों में कमी की गई और अन्य प्रकार की सुविधाएं उनको दी गई। तो ये था उदारीकरण के विभिन्न उपाय जो भारत में आर्थिक सुधार लागू करने में प्रथम पहलू था, प्रथम आधार स्तंभ था और बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी के फलस्वरूप भारत में विभिन्न प्रकार के नियंत्रण और जो प्रतिबंध थे उनको शिथिल कर दिया गया। धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के नियंत्रणों को समाप्त भी कर दिया गया। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे आधार स्तंभ निजीकरण की। निजीकरण का मतलब सामान्य तौर पर व्यक्तिगत या निजी, यानी कोई चीज प्राइवेट हो जाती है। एक होती है गवर्नमेंट की, सार्वजनिक, पब्लिक, और एक होती है प्राइवेट। तो किसी चीज को प्राइवेट कर देना, यानी पब्लिक से प्राइवेट कर देना, सार्वजनिक से निजी कर देना, यह निजीकरण की प्रक्रिया है। इसको अगर परिभाषा के रूप में देखें तो निजीकरण एक ऐसी सहज प्रक्रिया है जो कि आर्थिक गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप को कम करती है और निजी क्षेत्र को अपना उत्पादन तथा लाभ बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता देती है। अब जैसे कि हम जानते हैं, मैं पहले भी आपको इसमें बात कर रहा था कि 1951 से लेकर 1990 तक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बोलबाला रहा। अर्थात बहुत सारी कंपनियां, जैसे हम कंपनियों के नाम भी यहाँ पर हम गिना सकते हैं, जैसे ONGC है, NTPC है, MMTC है, IOCL है, BPCL है, MTNL है, BSNL है, SAIL है। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं। भारतीय रेलवे है, भारतीय डाक विभाग है। तो ये बहुत सारे कंपनियां हैं, निगम हैं या सीधे सरकारी जो क्षेत्र हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, यानी जिनमें सरकार ने निवेश किया है, यानी जिनमें जो मालिकाना हक है वह सरकार का है। तो ये जो उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में या विभिन्न प्रकार की जो सार्वजनिक उपक्रम है, इन उपक्रमों को कम करके या इन उपक्रमों का जो स्वामित्व है वह निजी क्षेत्रों को सौंपकर, कहने का तात्पर्य यह है कि सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाए निजी कंपनियों में, निजी जो निवेशक हैं उनको, या फिर जो सरकारी उपक्रम है उनमें, जिसे हम कह सकते हैं, विनिवेश कर दिया जाए। तो ये है आपके निजीकरण की प्रक्रिया। अब इसके कुछ उपाय जो है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना। सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करने के तात्पर्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां थी, यानी विभिन्न क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र के पास थे, उन क्षेत्रों को 17 से घटाकर सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी इकाइयों को 3 कर दिया गया। उन तीनों में रेल यातायात, परमाणु ऊर्जा और रक्षा सामग्री, ये 3 ही केवल सरकार ने अपने पास रखे, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में रखे। बाकी सब में विनिवेश की प्रक्रिया के लिए दरवाजे खोल दिए गए, यानी सरकार पूंजी जुटाएगी और फिर ये निजी क्षेत्रों में जाएंगे और सरकार को विकास के लिए पैसा मिलेगा और साथ साथ में निजी क्षेत्र अपने लाभ के लिए इनमें बेहतरीन उत्पादन और गुणवत्ता को बनाएंगे। तो कुल मिलाकर पहला हो गया सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित करना, और दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में विनिवेश। सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में विनिवेश से मतलब है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जितने भी उपक्रम हैं उन उपक्रमों को निजी क्षेत्रों को बेच देना, यानी उनमें अपने अंश है उनको कम करना। जैसे बहुत सारी कंपनियों में सरकार ने विनिवेश किया है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने इंडियन एयरलाइंस में का विनिवेश किया था, उसके कुछ शेयर बेचे। इसी प्रकार से आपका बहुत सारी अन्य जो कंपनियां हैं उनमें सरकार जैसे BPCL में विनिवेश कर रही है। इसी प्रकार से अन्य जो उपक्रम है उनमें विनिवेश कर रही है। जो लाभ कमा रहे उपक्रम हैं उनको सरकार ने नवरत्न और बहुरत्न
कंपनियों में जो है विभक्त किया है। और उसके अलावा जो अन्य कंपनियां हैं जिनका निष्पादन अच्छा नहीं है, जो जिनका प्रबंधन अच्छा नहीं है, कुल मिलाकर जो घाटे में चल रही हैं, उनमें सरकार विनिवेश की प्रक्रिया जो है आरंभ कर चुकी है। बहुत सारी जो सरकारी इकाइयां हैं या सार्वजनिक इकाइयां हैं, उनका विनिवेश हो भी चुका है। तो दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की योजनाओं में विनिवेश। तीसरा, निगमीकरण, यानी स्वतंत्रता दे देना। जो सार्वजनिक इकाइयां हैं या सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनको स्वतंत्रता दे देना, जैसे उनको निगम बना देना। तो निगम बनाने से उनका क्या होगा कि वो एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ही स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करेंगे। तो वो ज्यादा उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि अपनी गुणवत्ता मेंटेन करें और अपने लाभ को सुनिश्चित करें, ताकि वो अपने आप को बनाए रख सकें। तो निगमों के रूप में भी उनको बदलना, जिससे कि धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित किया जाए। चौथा है, निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि। निजी क्षेत्र के योगदान में वृद्धि से यहाँ पर तात्पर्य है कि निजी क्षेत्र है उसकी निवेश सीमा को बढ़ाना। जैसे 1991 से पहले भारत में जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में उत्पादन में निवेश था, वो सार्वजनिक क्षेत्र का 63% के आसपास था। तो 63% के आसपास के को घटाकर लगभग 45% के आसपास सरकार लाई थी। आज तो और भी कम हो गया है। तो बहुत सारी और भी जो इकाइयां हैं उसका सरकार ने विनिवेश किया है। आप तो हम देख रहे हैं कि भारतीय जो रेल यातायात है उसमें भी विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उसमें भी निजी क्षेत्रों को आने की अनुमति मिल गई है। इसके अलावा भी और से बहुत सारे जो अन्य क्षेत्र हैं, जैसे उड्डयन क्षेत्र में बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। जो पोस्टल जो विभाग है, पहले केवल भारतीय पोस्ट ऑफिस होता था, आज बहुत सारे जो है जो कुरियर कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं निजी क्षेत्र की। इसी प्रकार से उस समय सरकारी क्षेत्र विद्युत उत्पादन में केवल सरकारी क्षेत्र हुआ करता था, आज बहुत सारी प्राइवेट बिजली कंपनियां हैं। तो कुल मिलाकर जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ावा दिया गया और सार्वजनिक क्षेत्र को सीमित किया गया। तीसरा और इसका जो आधार स्तंभ आखिरी वाला, तो वो है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व को एक कर लेना, अपने देश के साथ जोड़ना, अपने अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो वैश्वीकरण से तात्पर्य यह है कि हमारे देश में जो उत्पादक हैं, हमारे देश में जो व्यापारी हैं, या हमारे देश के जो उत्पादन के संसाधन हैं, वह पूरी विश्व में कैसे विश्व के बाजार में अपनी पहुंच बनाए और पूरे विश्व से किस प्रकार से वहां के उत्पादक, निवेशक और संसाधन हमारे देश के बाजारों में स्थान बनाए, तो वो आपस में जुड़े, यानी हमारी अर्थव्यवस्था शेष विश्व से जुड़ जाए, जिससे कि व्यापार और उत्पादन के सारे लाभ सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचे। तो ये आपका वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण को अगर हम परिभाषा के रूप में समझे, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक देश की अर्थव्यवस्था उत्पादन और व्यापार के संदर्भ में शेष विश्व के साथ जुड़ जाती है या पारस्परिक संबंध रखती है। तो ये तो वैश्वीकरण की परिभाषा। अब वैश्वीकरण को भारत में किस प्रकार से लागू किया गया, किस प्रकार से आगे बढ़ाया गया, तो इसके कुछ उपाय। पहला उपाय है विदेशी पूंजी निवेश की साम्य सीमा में वृद्धि। पहले भारत में किसी विदेशी निवेशक को अगर निवेश करना होता था तो वह 40% तक उस उद्यम में अपना पूंजी लगा सकता था, या और उसको साथ साथ में एक शर्त यह होती कि किसी भी भारतीय जो एक भारत की कंपनी है उसके साथ मिलकर उसको उद्योग लगाना होता था। लेकिन 1991 के बाद यह सीमा 40% से बढ़कर 51% से अलग अलग प्रकार की जो उत्पादन क्षेत्र है उनमें 100% तक कर दी गई। इसका सबसे जो बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जो विदेशी कंपनियां थी वह सीधे रूप में भारत में सीधे निवेश करने, यानी उन्होंने अपनी ही यूनिट भारत में अपना उत्पादन शुरू कर दिया। अच्छा, उससे हुआ क्या कि भारत में नए उद्योग लगने शुरू हुए और उन उद्योगों में नया रोजगार सृजन हुआ, आय बढ़ी, और सबसे बड़ी बात है कि बाजार में विभिन्न प्रकार के उत्पाद आए, जिससे उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण जो वस्तुएं मिली और साथ साथ में कम कीमत पर, क्योंकि बाजार में प्रतियोगिता थी
तो विभिन्न उत्पादकों के बीच प्रतियोगिता के फलस्वरूप जो उपभोक्ताओं को अच्छी, गुणवत्तापूर्ण और कम कीमत की वस्तुएं मिलनी शुरू हुई। दूसरा, भारतीय रुपए का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन से मतलब है कि जब रुपये की जो विदेशी मुद्रा में मूल्य है उसको घटा दिया जाता है। अवमूल्यन से तात्पर्य यह होता है कि जब कोई देश अपने देश की मुद्रा का विदेशी मुद्रा के में जो उसकी मान है उसको जानबूझकर कम कर देता है। अब वो इसलिए कम कर देता है ताकि हमारे लिए विदेश से जो हमारी चीजें हैं जो विदेशों में निर्यात हो रही है वो विदेशियों के लिए सस्ती होंगी तो ज्यादा बनाएंगे, तो उसके फलस्वरूप हमारे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। अब निर्यात को बढ़ावा मिलेगा तो हमारे यहाँ रोजगार ज्यादा बढ़ेगा, आय बढ़ेगी और हमारा बाजार बढ़ेगा, दुनिया के बाजारों तक अधिक हमारी पहुंच बढ़ेगी और हमारा भुगतान जो असंतुलन था वो भी दूर होगा। तो भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ। रुपए की आर्थिक जो परिवर्तनशीलता है आंशिक, जो रुपये की आंशिक परिवर्तनशीलता वो भी हुई और यह आंशिक परिवर्तनशीलता राजस्व खाते पर हुई, पूंजीगत खाते पर नहीं। तो रुपये की आंशिक परिवर्तनशीलता भी की गई जिससे कि जो विदेशी निवेशक यहाँ निवेश कर सके आसानी से। और चौथा, दीर्घकालीन व्यापार नीति, यानी जो पहले भारत की व्यापार नीति होती थी वो बहुत अल्प समय के लिए होती थी, 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए, लेकिन इसके बाद एक दीर्घकालीन आयात निर्यात नीति या दीर्घकालीन विदेश व्यापार नीति बनाएगी। 5 सालों के लिए जो है ये नीति बनाएगी, यानी जो करार होता था वो लंबे समय के लिए होता था। तो इस प्रकार की नीति के फलस्वरूप विदेशी व्यापार को बहुत बढ़ावा मिला। अगला है खुली प्रतियोगिता। खुली प्रतियोगिता से तात्पर्य यह है कि जो उद्योग हैं वह उद्योग में जो आयात निर्यात हो वो किस प्रकार से हो, यह उद्योगों पर छोड़ दिया जाए। अब उद्योग यह किससे निश्चित करेंगे कि बाजार में किस वस्तु की मांग ज्यादा है, किसकी कम है, कच्चा माल कहाँ सस्ता मिल रहा है। तो जो कुल मिलाकर इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नियंत्रण न रखकर टोटल बाजार पर छोड़ दिया गया कि उद्योग अपने आयात और निर्यात बाजार के आधार पर स्वयं तय करें और किसका उनको व्यापार करना है यह उद्योगों पर ही छोड़ दिया गया। और उद्योग तय करेंगे बाजार मांग के आधार पर और बाजार मांग के आधार पर वस्तुओं का उत्पादन और पूर्ति सुनिश्चित स्वयं करेंगे। उसके बाद है प्रशुल्कों में कमी। भारत में 1991 से पहले चूंकि भारत में विदेशी कंपनियां कम थी या जो थी भी वो पारस्परिक सहयोग या कोलैबोरेशन से चलती थी, तो वो गठबंधन के फलस्वरूप चलती थी और भारत में जो विश्व स्तरीय उत्पादन थे वो बहुत कम मिलते थे। और भारतीय जो कंपनियां थी यानी जो घरेलू उत्पाद था उसको संरक्षण था, और उसको संरक्षण इस प्रकार से था कि विदेशों से जो हम चीज मंगाते थे, भारत में अगर कोई आयात करना चाहता था या विदेश से सामग्री मंगाना चाहता था तो उस पर प्रशुल्क लगाए जाते थे। प्रशुल्क यानी जो सीमा पर बाहर से आने वाली वस्तु पर जो शुल्क लगाया जा रहा है, तो प्रशुल्क वो बहुत ज्यादा थे। साथ साथ में कोटा था कि इतने ही मंगाए जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो इन प्रशुल्कों में कमी की गई और कोटा हटा दिया गया। तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में जो है विदेशों से वस्तुओं, सेवाओं या फिर संसाधनों का आयात हुआ, कच्चे माल का आयात हुआ, मशीनरी का, तकनीक का। और उससे सबसे बड़ी बात है कि जो प्रशुल्क थे वो 250% तक भी प्रशुल्क थे और उनको दरों को धीरे धीरे घटाकर 2004-05 तक 30% तक कर दिया गया। यानी प्रशुल्कों में बहुत बड़ी कमी की गई। अब जैसे हमने बात की भारत में आर्थिक सुधार यानी नई आर्थिक नीति के जो आधार स्तंभ थे, आधार स्तंभ उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण के बारे में, तो इन तीनों आधार स्तंभों को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके लाभों के बारे में अब बताता हूं कि जब आर्थिक सुधार लागू हुए तब से लेकर अब तक हमको या फिर हमारे देश को या हमारी सरकार को, व्यापारी वर्ग को क्या लाभ हुआ, तो कुछ लाभों की चर्चा कर लेते हैं। पहला जो लाभ हम अगर देखें कि सरकार के स्तर पर इससे लाभ क्या हुआ, देखिए
सरकार के स्तर पर इससे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ी और सरकार चूंकि विनिवेश के फलस्वरूप सरकार के पास काफी राजस्व इकट्ठा हुआ, विदेशी मुद्रा बहुत बड़े स्तर पर सरकार के पास आई, विदेशी निवेशक आए, तो सरकार की जो राजकोषीय घाटा था वो कम हो गया, बहुत कम हो गया। सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई और सरकार बहुत सारे जो आर्थिक विकास के कार्य थे वो कर पाई और साथ में सरकार की सामाजिक योजनाओं के लिए भी जो धन है वह मिला। कुल मिलाकर सरकार के पास संसाधनों की वृद्धि हुई, साथ साथ में सरकार के पास पूंजी की भी पर्याप्तता हुई। दूसरा है व्यापारी को। अब व्यापारी को क्या लाभ हुआ? व्यापारी को आर्थिक सुधारों से बहुत बड़े स्तर पर लाभ हुआ। एक तो उद्योग धंधे खोलने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, और सबसे बड़ी बात है कि कच्चे माल, मशीनरी, तकनीक आदि को आसानी से आयात करने की सुविधा, जिसके फलस्वरूप व्यापारी की जो उत्पादन क्षमता है, उनकी जो उद्योग धंधे की, उसमें बढ़ोतरी हुई, उत्पादन बढ़ा, उनकी आय में वृद्धि हुई और कुल मिलाकर उनके लाभ में वृद्धि हुई और नए नए प्रकार के उत्पाद बाजार में आए। उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? अगला देखते हैं उपभोक्ताओं को। उपभोक्ताओं को लाभ ये हुआ कि 1991 के आसपास अगर आपको जीन्स की पैंट या कोई पैंट खरीदनी हो तो शायद भारत में कोई एक दो प्रकार की आपको जीन्स की पैंट मिल जाए, क्योंकि अगर आपको कोई जीन्स की पैंट मंगानी हो तो उस पर माना वह 800 रुपए की जीन्स की पैंट है, पता चला 1200 रुपये उस पर 150% टैक्स था, तो 2000 की बैठती थी। और भारतीय जो जीन्स की पैंट मिलती थी वो इतनी, हो सकता है कि इतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं थी और कीमत भी उसकी लगभग 1000 रुपए से ऊपर थी, तो वैरायटीज नहीं मिलती थी, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं नहीं मिलती थी। आपको टेलीविजन खरीदना होता था 1991 से पहले तो आपके गिने चुने जो भारतीय उत्पाद थे, जैसे सेलोरा, वेस्टर्न या फिर आपके टी सीरीज इत्यादि जो अन्य भारतीय उत्पाद थे उनको आप खरीद सकते थे, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं थी उतनी, इस कारण से जो वस्तुएं थी उनमें गुणवत्तापूर्ण नहीं थी। अगर आपको विदेश स्तर की जो गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं चाहिए थी, माना सोनी का आपको टेलीविजन खरीदना होता था तो उसको आप विदेशों से आयात करते थे, तो उस पर जो है 100% तक आयात शुल्क या प्रशुल्क था, तो फिर बहुत महंगी बैठ जाती थी। तो 1991 से पहले ऐसा था, लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे विदेशी कंपनियों ने भारत में ही अपने उपक्रम लगाए और आज हम देख सकते हैं कि अगर भारत में हमको सोनी का टेलीविजन खरीदना हो या एलजी का खरीदना हो या सैमसंग का खरीदना हो या फिर कोई भारतीय कंपनी का खरीदना हो, फिलिप्स का खरीदना हो, तो वो सारे टेलीविजन हमको आसानी से भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं और टेलीविजन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा इतनी है, चाहे वो टेलीविजन कंपनी भारत की है, जापान की है, दक्षिण कोरिया की है, अमेरिका की है या फिर आपके चीन की है, इन सभी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा है। तो प्रतिस्पर्धा में अपना गुणवत्तापूर्ण माल, यानी जिससे जो उपभोक्ता है वो उनकी वस्तु की ओर आकृष्ट हो और दूसरा उसकी कीमत जो है ऐसी हो कि दूसरी कंपनी की कीमत से बहुत ज्यादा ना हो, तो आपस में प्रतिस्पर्धा के युग में उपभोक्ता को बहुत बड़ा फायदा हुआ, उससे कम कीमत में अच्छी से अच्छी वस्तुएं मिलनी स्टार्ट हुई। हम 1991 से पहले अगर हमको टेलीविजन देखना होता था तो टेलीविजन में हमारे पास दूरदर्शन का एक चैनल था, सार्वजनिक क्षेत्र का केवल, और आज आप देखिए कम से कम आसानी से आपको केबल पे या डीटीएच पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आसानी से आप 300-400 चैनल देख सकते हैं। तो हमारी चयन में जो है हमारे को आजादी मिली, हमारे पास विकल्प ज्यादा हो गए, हमको सस्ती सेवाएं मिलनी शुरू हुई, हमारा जो है देश में रोजगार बढ़ा, आय बढ़ा, तो हमारा जीवन स्तर बढ़ा, बहुत प्रकार के जो संसाधन थे वो उपभोक्ताओं के लिए बढ़े। तो कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को इससे फायदा हुआ। और चौथा, देश को क्या फायदा हुआ? निश्चित तौर पर देश को तो फायदा हुआ ही, विकास दर बढ़ी, हमारी आर्थिक स्थिरता आई, जो विदेशी संस्थाओं का और विदेशी सरकारों का, विदेशी अर्थव्यवस्थाओं का हम में जो है विश्वास बढ़ा और हमारी जो देश में निवेश बढ़ा और निवेश बढ़ने के फलस्वरूप हमारे देश की जो आधारभूत संरचना थी
उसमें काफ़ी जो है विकास हुआ, उसमें सुधार हुआ और कुल मिलाकर हमारे देश को काफ़ी इससे फायदा हुआ। यद्यपि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, कुछ फायदे और कुछ उसकी नुकसान भी होते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक क्षेत्र में जो 1991 की आर्थिक नीति से हम आर्थिक सुधार के नाम से जानते हैं, अगर एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी हद तक हमारे देश के लिए अच्छी रही है और आगे भी ये इसीलिए लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे भी वीडियो आपको मिलती रहें, इसके लिए आप जरूर जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा और अपने कमेंट्स जरूर इसमें लिखिएगा कि वीडियो अच्छी लगी नहीं लगी। अगर कोई और भी सुधार है तो आपके पास सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।